नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं कैपिटल खबर का विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा। हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, नमस्कार सर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए और अपने साथ कई यादें छोड़ गए हैं। उनकी मौत के बाद पूरी दुनिया से शोक संदेश आए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्हें पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों के राजनेताओं ने मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया और उन्हें देश के इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान देने वाले लोगों में बताया। सर, अगर हम थोड़ा पीछे चले तो वो 1991 की बात थी जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुए थे। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार बनी थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए थे और उन्होंने मनमोहन सिंह को विशेष तौर पर वित्त मंत्री बनाया था। उस समय हालात ऐसे थे सर, जब पूर्ववर्ती चंद्रशेखर सरकार को तेल और उर्वरक के आयात के लिए 40 करोड़ डॉलर जुटाने थे और इतने पैसे भारतीय खजाने में नहीं थे और ऐसे में लगभग 47 सोना जो है वो विदेश के बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। ये बहुत बड़ी खबर बनी थी उस समय। और इन हालातों में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम था। इन हालातों में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने नई नीतियां लाई और उन्हें हम भारत के आर्थिक सुधारों का जनक मानते हैं। 24 जुलाई 1991 को जब बजट पेश हुआ, जिस दिन को आज हम आर्थिक आजादी का दिन भी मानते हैं, और उस बजट में उन्होंने पूरे भारत की तस्वीर बदल कर रख दी थी। बजट में लाइसेंसिंग राज का अंत हुआ। जो कंपनियां थी उनमें कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको खत्म किया गया। आयात निर्यात की नई नीतियां बनी जिससे तो निर्यात को बढ़ावा मिला और आयात पे जो लाइसेंसिंग थी वो खत्म हुई। विदेशी निवेश के रास्ते खोले गए सर। पूरी दुनिया ने भारत का एक नया चेहरा देखा। उदारीकरण की नीति भारत में लागू की गई और इसके साथ साथ जब वो प्रधानमंत्री बने तो न सिर्फ वो आर्थिक नीतियों के सुधारों के जनक माने गए, बल्कि प्रधानमंत्री जब वो रहे उन्हें एक तरह से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया। लेकिन इसी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने वो हमारे देश के चौथे से प्रधानमंत्री जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। शिक्षा का अधिकार कानून उनके समय में आया, आरटीआई एक्ट उनके समय में आया और इसके अलावा कई और चीजें रही जो उनके समय में आई और उन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर, आज के दिन जब मनमोहन सिंह को पूरा देश याद कर रहा है, आप उन्हें किस तरह देखते हैं और उनकी क्या क्या बातें आपको आज लग रहा है कि हमें फिर तो दोहरानी चाहिए, खासकर आम आदमी पर उनकी नीतियों का क्या असर दिखाई पड़ता है सर? धन्यवाद अमित। और आपने बड़े विस्तृत रूप से रिकॉल किया जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था। और ये जो कंट्रीब्यूशंस जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तो मतलब कि काफी अखबारों में, काफी टेलीविजन चैनल्स में, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है, इनके बारे में हो रही है जी। लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा वही 1991 में जब वो आए हैं। और एज एन इकोनॉमिस्ट तो उनको सभी देखते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक स्टेट्समैन वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उनको एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में देखता हूँ और उन्होंने जो देश के उस समय की युवा पीढ़ी के लिए जो कार्य किया है वो अतुल्य है। और इसके बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि जो कहते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में कई लोग इसके बारे में बातें नहीं करते। इसके बारे में बात आज करना चाहूंगा। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस देश में अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने अदर बैकवर्ड कास्ट के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण कर दिया। यह आरक्षण उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि उनको अपनी सरकार बचानी थी। उनको डर था कि देवीलाल उनके सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, तो कैसा माहौल क्रिएट कर दो कि वो सपोर्ट विड्रॉ नहीं कर पाए। उन्होंने ये नहीं सोचा उस आरक्षण को लागू करते समय कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो नौकरी है, बेरोजगारी है, इन चीजों पे क्या असर पड़ेगी। मैं एक तरह से कहूँ तो हम लोग उस समय 1990 में जब ये आरक्षण की नीति आई
तो हम लोग जब कॉलेज से पास करके निकले थे, नौकरी की तलाश में निकले थे, एक हताशा की स्थिति बन गई थी। देखिए, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बहुत लोग कहेंगे ये पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं है, लेकिन आपको अ, जो लोग अफेक्टेड थे, कुछ लोगों को तो तोहफा मिला, कथित तौर पे तोहफा मिला, कुछ लोगों से जो कहते हैं कि उनके पास जो एक साधन थे नौकरी का, वो छीन लिया गया। ऐसी स्थिति में जब वो एक माहौल, तो एक तो जो आपने कही कि इकोनॉमिक स्थिति खराब थी, या चंद्रशेखर सरकार ने सोना गिरवी रखा और वगैरह वगैरह, तो था ही। देश में बहुत ही हताशा का माहौल था। और 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए, उन्होंने इकॉनमी को ओपन किया। इकॉनमी को ओपन करने का जो सबसे बड़ा फायदा मिला, वो ये जो पढ़ा लिखा तबका था, जो अब सरकारी नौकरी से वंचित होने जा रहा था, उसको मिला। और जो लोग कई बार चर्चा कहते हैं कि मीडिया में क्या कहते हैं, केवल सवर्ण क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि ये इनको, जब उनको वहां नौकरियों से वंचित कर दिया गया और मीडिया का जब एक दरवाजा खुला, तो नेचुरली इनको यहाँ नौकरियां मिली। और मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मनमोहन सिंह, अगर मैं कहूँ कि आज मीडिया का जो विस्तार जो आप पूरे देश में देखते हैं, मीडिया का जो पूरा विस्तार आप पूरे देश में देखते हैं, और मीडिया का जो एक पिलर के रूप में मीडिया रही है, इसको खड़ा करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ। और ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1991 में इनकी सरकार आई, इन्होंने अपनी नीतियों को लिबरल किया, आयात को लिबरलाइज किया। 1992 में सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, उनकी रिपब्लिक आजाद हो जाती है, और वो भी अपने यहाँ से निर्यात करने के लिए फ्री हो जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो, और उसके पहले राजीव गांधी तो कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत कर ही चुके थे, टेलीकॉम क्रांति की तो शुरुआत कर ही चुके थे। तो देश में जो था, एक टेलीकॉम का नेटवर्क फैल चुका था तब तक, और उसको उन्होंने इनकरेज किया मीडिया के लोगों को, मीडिया हाउसेस को, इसको यूटिलाइज करने के लिए। देखिए, मीडिया में अखबार छापने में सबसे जरूरी चीज होती है प्रिंटिंग प्रेस। तब तक हमारे यहाँ की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही बैकवर्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जी। लेकिन जब जब आयात खुल गए, तो हमारे यहाँ में मीडिया जगत में जर्मनी के मशीन आनी शुरू हो गई, जिन पे प्रिंटिंग बहुत ही तेज गति से होनी शुरू हुई। कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया। इनफैक्ट में जो पहला फुल्ली कंप्यूटराइज पेपर जो 1992 में हिंदुस्तान में लॉन्च किया गया, द पायनियर दिल्ली में, उसके लॉन्चिंग टीम का सदस्य था, और मैंने अपने आंखों से कंप्यूटर पर पेपर को बनते हुए देखा। उसके पहले घेली पर पेपर बनता था, कट पेस्ट होता था, फिर उसके नेगेटिव पॉजिटिव दुनिया भर की चीजें होती थी। अब पेपर कंप्यूटर में बनना शुरू हो गया, और कंप्यूटर से बन करके वो जो है सो फिर उसके प्रिंट आउट निकल करके प्रेस में छपने को जाना शुरू। दूसरी बात, उन्होंने जो कंप्यूटर कनेक्टिविटी और जो प्रिंटिंग प्रेस जो थी, उसकी छापने की कैपेसिटी बढ़ गई, उसके पेपर छापने की कैपेसिटी बढ़ गई। तीसरा, न्यूज प्रिंट बहुत सस्ता हो गया, न्यूज प्रिंट अवेलेबल हो गया। पहले तो हमारे यहाँ न्यूज प्रिंट नेपानगर में छपता था, और उसका भी लाइसेंस मिलता था, उसका कोटा मिलता था, कितना ही न्यूज प्रिंट मिलेगा आपको। कई बड़े अखबार वाले छोटे छोटे अखबार के नाम से कोटा खरीदा करते थे अपने यहाँ अखबार छापने के लिए। तो अब जो न्यूज प्रिंट जो आयात होना शुरू हुआ स्वीडन से, नॉर्वे से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, तो न्यूज प्रिंट बाजार में बहुत सस्ता हो गया। तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई, न्यूज प्रिंट आ गया। टेलीकॉम की सुविधा ने सारे जो अखबार का जो एक जगह डेस्क बना करके और रिपोर्टर्स के ब्यूरो को जोड़ दिया। ये जी। एक बहुत बड़ी, अब आपके पास प्रेस भी आ गया, आपके पास न्यूज प्रिंट भी आ गई, और आपके पास टेलीकॉम ने आपके सारे जो ऑफिसेस थे, डिफरेंट एडिशंस ऑफिसेस थे, उनको मेन एडिशन के ऑफिस से जोड़ दिया। अब बात हुई कि जब ये सारी तैयारी हो गई, तो प्रिंटिंग का कॉस्ट बहुत कम हो गया। लेकिन जब विस्तार होगा, जब अखबार इंडस्ट्री में अखबारों का विस्तार होना शुरू हुआ, तो उसके लिए पढ़े लिखे ह्यूमन रिसोर्स की बहुत जरूरत थी। बिना पढ़े लिखे ह्यूमन रिसोर्स के बदले आप अखबार की इंडस्ट्री को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जो ये लोग जो अब सरकारी नौकरी से वंचित हो गए थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने अखबारों में काम करना शुरू किया। और देखिए,
जो एक बात जो कहते हैं कि जो एक बात जो कहा जाता है कि ये ये बात जो कहा जाता है कि कि अगर चलो दरोगा नहीं बने तो पत्रकार बन गए। तो वो जो एक मेंटल जो सोशल एक अपब्रिंगिंग थी लोगों की कि भाई हमें आगे चल करके सरकारी नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है, चलो हम इस बात पे खुश हो गए कि हम सरकार पे नजर रखेंगे एज फोर्थ पिलर, विल कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट। तो इस मानसिकता के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने अखबारों को ज्वाइन करना शुरू किया। और अगर आप 90s का 91 से लेकर के 95 96 का पीरियड देखें तो सारे अखबारों का एक्सपेंशन होता है। अमर उजाला आगरा का अखबार था, वो हिंदुस्तान में अब 20-25 जगह से छपता है, उसकी प्रिंटिंग प्रेसेस है 20-25 जगह। दैनिक जागरण कानपुर का अखबार था, कितना बड़ा आज अखबार समूह है। दैनिक भास्कर जयपुर भोपाल का अखबार था, कितना बड़ा समूह है। उसी तरह से अंग्रेजी अखबारों का भी एक्सपेंशन हुआ। इनफैक्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं पायनियर अखबार का देहरादून चंडीगढ़ एडिशन का इंचार्ज, हमारा डेस्क दिल्ली में था। और जब देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो दिल्ली के छपे हुए अखबार सुबह में 11 बजे मिलते थे पढ़ने के लिए। और जब मैंने खुद अखबार का चार्ज लिया, अखबार को संभाला, तो देहरादून में घरों के अंदर अखबार सुबह 7 बजे मिल जाता। उसका कारण, जबकि हमारा प्रिंटिंग प्रेस देहरादून में नहीं था, हमारा प्रिंटिंग प्रेस था पंचकुला में, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे प्रिंटिंग ऑर्डर नहीं थी। और हम अमर उजाला का अखबार में छपवाते थे और 10,000 कॉपी वो 10 मिनट में छाप दिया करता था वो प्रिंटिंग मशीन। हमारा पेज, हमारा ब्यूरो देहरादून से और चंडीगढ़ से न्यूज बना करके दिल्ली भेजता था और दिल्ली में वो पेज डिजाइन होकर के सीधा प्रेस में जाता था, डाउनलोड होता था, छप करके निकल जाता था। और जो नेटवर्क का एक्सपेंशन हुआ, मैंने जो मैं तो ये अपना आपको तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। हमारे पास देहरादून एडिशन के 104 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे, 104। सुबह अखबार 2 बजे निकलता था वहां से, क्या नाम है, पंचकुला से, 4-5 बजे देहरादून में घंटागढ़, और फिर वहां से दिन में 2 बजे दिन में 2 बजे जोशीमठ में अखबार डिलीवर कर दिया करते। तो ये जो एक मीडिया की जो क्रांति आई, कभी मैंने इस पर एक आध पेपर मास कम्युनिकेशन में लिखा है, और ये बहुत बड़ा एरिया है कि जो मीडिया में जो क्रांति आई और इतना बड़ा एक्सपेंशन जो हुआ मीडिया का, उसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का बहुत बड़ा हाथ। अगर उस समय अगर प्रिंटिंग प्रेस का आयात नहीं अलाउ किया जाता, अगर न्यूज प्रिंट का आयात नहीं अलाउ किया जाता, तो ये चीजें संभव नहीं थी। और जब ये गवर्नमेंट ने जब ऐसी पॉलिसी बनाई कि जब ये आयात अलाउ किए गए तो बिजनेस एक्सपेंशन हुआ, और जो रीडरशिप तो हमेशा से थी, और ये सभी दिख रहा है, सभी अखबारों की रीडरशिप बहुत बढ़ गई, लीप्स एंड बाउंड से जंप किया। जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए थे, सहारा, उसका कितना एक्सपेंशन हुआ, उसके अखबार में कितना एक्सपेंशन हुआ। तो ये संस्थाएं एक तरह से वो मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियां थी, उसने इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की इस देश के अंदर, इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की मीडिया क्षेत्र के अंदर, जिससे कि जो एक सोशल वैमनस्य लोगों के बीच में फैल रहा था, नौकरी से वंचित रह जाने का। देखिए, जब आदमी के पास कोई रोजगार ना हो तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और फिर समाज में वैमनस्य फैलता है। लेकिन मनमोहन सिंह के आर्थिक नीतियों ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मास जो कि बेरोजगार होना जा रहा था विश्वनाथ प्रताप सिंह की नीतियों से, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, और जिसके कारण उनको भी रोजगार मिला और हमारे मीडिया क्षेत्र का भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ जी। और अगर आप देखें, एक बात और देखें कि जो मीडिया स्कूल्स हैं उनका भी एक्सपेंशन 90s के बाद ही शुरू होता है। मुझे याद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, मतलब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन 1965 में बनी, लेकिन वो कोई मीडिया पढ़ाने की संस्था नहीं है, वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग संस्था थी। वहां उन्होंने डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिया बाद में
एक जब मीडिया का एक्सपेंशन हुआ अलग बात है, आज यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन डिग्री देने वाले मीडिया संस्थानों की शुरुआत विश्वविद्यालयों में 90s में होती है, और खूब दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 कॉलेज में 93 94 में मीडिया के कोर्सेज आते हैं, और जगह भी आते हैं। तो इस तरह से जब ये मीडिया, क्योंकि अब एचआर चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था मीडिया इंडस्ट्री को, उसके लिए स्किल्ड स्टाफ चाहिए था, स्किल्ड लोग चाहिए थे, तो वो इन मीडिया स्कूल से प्रोड्यूस करना शुरू किया। और जब ये मीडिया स्कूल्स खुले तो उनके अंदर व्याख्याताओं की जरूरत थी, लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की जरूरत थी, उनको वहां नौकरियां मिली। तो मनमोहन सिंह के आर्थिक नीतियों का, जो आपने बहुत सारी बातें गिनाई, सब लोग गिना रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों से देश में मीडिया क्रांति आई, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया क्रांति आर्थिक नीतियों से तो आई, लेकिन उनके जो एक प्रशासनिक नीति थे उसके कारण भी आई। मनमोहन सिंह वाक्पटु थे, सवाल का जवाब देना जानते थे। तो मनमोहन सिंह ने मीडिया को कभी भी अपने आप से परे नहीं रखा। मनमोहन सिंह ने मीडिया पर कभी बांधा नहीं मीडिया को, और जब ऐसा एनवायरनमेंट दिया मनमोहन सिंह ने अपने वो आर्थिक मंत्री के काल में भी, वित्त मंत्री के काल में भी, और बाद में प्रधानमंत्री के काल में जी, जिससे कि मीडिया फला फूला। अगर आप मीडिया को सारा सामान दे दें, प्रिंटिंग प्रेस दे दें, न्यूज प्रिंट दे दें, पत्रकार दे दें, लेकिन उससे आप खबर ही नहीं छापने देंगे अगर अखबार को, तो उनका टेकर कौन रह जाएगा? वो तो सौदा फिर बाजार में बिकेगा ही नहीं ना, वो अखबार बाजार में बिकेगा ही नहीं। तो मनमोहन सिंह ने मीडिया को फलने फूलने दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और जब मीडिया फलता फूलता है तो मीडिया फिर सरकार के प्रति क्रिटिकल होता है, और वो क्रिटिसिज्म को उन्होंने बर्दाश्त किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह ने जो वीडियो का इस्तेमाल और वीडियो के मार्फत से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो मनमोहन सिंह ने किया, शायद ही किसी व्यक्ति ने किया। मनमोहन सिंह ने बजट स्पीचेस, टेलीविजन पर उनकी बजट स्पीचेस लाइव टेलीकास्ट होनी शुरू हुई। मेरे ख्याल से वो पहले वित्त मंत्री थे जिनकी स्पीचेस, और वो स्पीच के अंत में शेर पढ़ा करते थे। और कई बार तो एक बात मुझे याद है कि सोमनाथ चटर्जी, विपक्ष के नेता, वेस्ट बंगाल के बहुत नामी सांसद, वो वेस्ट बंगाल वो मार्क्सिस्ट थे, मनमोहन सिंह के उदार नीतियों का विरोध करते थे, जम के विरोध करते थे। तो जब वो बजट पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक, IMF को लेकर के तो वामपंथ का बड़ा ही कड़ा रुख रहता था। तो उन्होंने, मनमोहन सिंह ने भाषण में ये कहा कि इतने 1000 करोड़ रुपए वी आर गोइंग टू गिव इट टू WB। फिर वो रुके। सोमनाथ दा, WB ऑलवेज डजंट मीन वर्ल्ड बैंक, बट समटाइम्स इट आल्सो मीन्स वेस्ट बंगाल। तो ये उनके बोलने की, प्लस आपने वीडियो में कई वो उनके, और जब वो प्रधानमंत्री थे और सुषमा जी लीडर ऑफ अपोजिशन थी, उनके जो एक्सचेंज ऑफ शायराना एक्सचेंजेस होते थे वो भी आपने देखा। तो और मनमोहन सिंह को अभी जो मुझे एक बात जो मैंने देखा कि पिछले जो 2 दिन में कुछ लोगों ने उनको नरसिम्हा राव जी के साथ जोड़ करके ही देखा है। देखिए, नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, यही यहाँ पर कहीं पर दो मत नहीं है, बिल्कुल सहमति है। उन्हें उनको प्रमोट भी किया, उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया। लेकिन मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के जो कथित करप्ट प्रैक्टिसेस थे, अपने आप को उन्होंने उससे दूर रखा। ये बहुत बड़ी बात थी। और आपको मैं बताऊं कि जब नरसिम्हा राव 1996 में कांग्रेस जब चुनाव हार गई और नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, और उनको जब हटाने की बात आई, चलाने की बात आई, तब तक सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आई थी। तो उस समय जो कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था, उस समय मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी अपने लीडर के बारे में, और उसी बात ने वहां से नरसिम्हा राव का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया। उन्होंने कहा था, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन।
ये शेक्सपियर में जूलियस सीजर नाटक से लाइनें हैं कि सीजर की पत्नी को शक के घेराव से ऊपर होना चाहिए, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। ये बात उन्होंने कही थी और उसके बाद से नरसिम्हा राव जी का ये हो गया। और उन्होंने भी अपने जो वो तब तक जो लड़ रहे थे अपने सीट के बचाव के लिए उन्होंने कर दिया, और फिर सीताराम केसरी आए, फिर अल्टीमेटली सोनिया गांधी आई और इस तरह से आगे चला, फिर आगे चल करके वो प्रधानमंत्री बने। तो एक बात तो मैंने आपको मीडिया क्रांति की बात बताई। दूसरी बात, जो इकोनॉमी जो ओपन हुई हमारे यहाँ, इससे आईटी सेक्टर और इससे कॉर्पोरेट सेक्टर, और अगर आप इस फेज में देखेंगे तो यही वो फेज है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स, जो इंडिया में पहले 4-5 IIM, कुछ बॉम्बे के स्कूल्स के अलावा क्या थे, इतने सारे बिजनेस स्कूल्स खुले, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, सब जगह कंप्यूटर साइंसेस की पढ़ाई शुरू हुई। और जो आज इंडिया जो कंप्यूटर पावर जो है, और उसमें राजीव गांधी तो पॉलिसी लेकर के आए थे कंप्यूटराइजेशन की, लेकिन उसको मनमोहन सिंह के आर्थिक नीतियों ने, नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों ने, मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों और बाद में आगे चल करके मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल की नीतियों ने, इन सब ने इन चीजों को मजबूत किया। आज जो इंडिया इतना बड़ा कॉर्पोरेट पावर जो है, और इंडिया जो इतना बड़ा आईटी पावर जो है, इंडिया की इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है, ये सब के पीछे मनमोहन सिंह का देन है, मैं तो ये मानूंगा। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स खान में नहीं हूं कि मैं जीडीपी और ये रेट्स वगैरह के बारे में बात करूं। उन्होंने जब इकोनॉमी को खोला तो शेयर मार्केट्स के इश्यूज आए, शेयर मार्केट्स को भी, लेकिन उन्होंने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया, उन्होंने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। ऐसा नहीं था कि उसको छोड़ दिया, उसको मजबूत किया। जब कोई नई चीज शुरू होती है तो खामियां नजर आती है, उसको ही मजबूत किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से अमित, मेरा मानना यह है कि मनमोहन सिंह जी का रोल को हम सिर्फ एक आर्थिक स्टेट्समैन के रूप में ना देख करके उनको एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में देखें, क्योंकि उन्होंने जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज इस देश में उस समय पैदा की, जबकि स्थिति एकदम निराशाजनक थी। एक बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग हताश हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, और वो आगे चल करके पता नहीं किस तरह के आंदोलन करता, क्या करता। उन्होंने एंगर को, उनके एनर्जी को उन्होंने डायरेक्शन दिया, चैनलाइज किया, और साथ ही साथ हिंदुस्तान का इतना बड़ा मीडिया का कारोबार, आईटी का कारोबार, और कॉर्पोरेट सेक्टर का कारोबार, और शिक्षा के क्षेत्र का कारोबार, ये सारी चीजें आगे बढ़ी। जी बिल्कुल सर, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी उसमें जोड़ना चाहूंगा कि न सिर्फ प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उस दौर के बाद ही इतनी तेजी से ग्रूम हुआ, इतनी तेजी से फला फूला, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक अलग क्रांति आई। जब पुराने दौर में देखें तो दूरदर्शन एकमात्र न्यूज चैनल हुआ करता था, खबरों को पहुंचाने का जरिया हुआ करता था, और धीरे धीरे प्राइवेट चैनल्स आए और उन्होंने पूरे मीडिया परिदृश्य पर वो छा गए धीरे धीरे करके। तो स्टार एक बड़ा नाम था, सैटेलाइट टेलीविजन फॉर एशियन रीजन, रूपर्ट मर्डॉक वाला, वो चैनल लेके आया। फिर जी ने अपना चैनल शुरू किया था उसके पहले ही, और फिर धीरे धीरे करके जो एक प्राइवेट चैनलों की बाढ़ से आ गई, जिसमें एंटरटेनमेंट का सेक्टर भी था और तमाम दूसरे सेक्टर्स के चैनल भी थे। तो ये एक और बड़ा एरिया जो है वो खुला, और हम लोगों को भी उसी दौर में मौका मिला जब हम लोगों ने न्यूज चैनल ज्वाइन किया, और धीरे धीरे वो दौर बिल्कुल ही अलग था। और वो जो नीतियां 91 में आई बनी थी, उन नीतियों का ही प्रभाव था कि पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे बदल रहा था। और हम लोगों ने सिर्फ मीडिया सेक्टर की बात की, इसके अलावा और जितने भी सेक्टर्स हैं हिंदुस्तान के, उन सब पे कमोबेश कुछ कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ा। तो बिल्कुल आपने सही कहा सर कि मनमोहन सिंह को हम एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में नहीं देखते, लेकिन देखना चाहिए उन्हें। उन्होंने पूरे समाज को बदलने का काम किया कहीं ना कहीं, और जिस तरह से राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदली थी, उसमें उनकी नीतियों ने बहुत एक सहायक भूमिका निभाई, ताकि उस समय का युवा जो है वो सही राह पर रहा, और उसे उसकी एनर्जी जो है वो सही जगह यूटिलाइज होती रही। और मैंने सर इसीलिए शुरुआती दौर में वो तमाम बातें रिकैप कर दी थी जो बात कही जा रही है मीडिया में आज के दौर में मनमोहन सिंह के बारे में, ताकि मुझे लगा था कि आज आप कुछ बताएंगे, कुछ अलग हट के बताएंगे, कुछ अलग बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपका
वो वाला जो पोर्शन था देखिए, वो मैं पहले एक ही चीज मैंने बता ऐड करना दिया था। चाहता हूँ। आपने जो जी टेलीविजन की बात की, टेलीविजन में टेलीविजन को जो सस्टेन किया, वो चूंकि मार्केट खुल चुकी थी, इकोनॉमी खुल चुकी थी और जी प्राइवेट सेक्टर एडवर्टाइजिंग बहुत बढ़ गया था। जी तो बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर के चूंकि बहुत एडवर्टाइजर्स मार्केट में आ गए थे, उन्होंने टेलीविजन को काफी हद तक सस्टेन करने में एक भूमिका निभाई, क्योंकि जी सरकारी बिल्कुल। एडवर्टाइजिंग टेलीविजन पे के लिए कोई सरकार की पॉलिसी नहीं थी सरकारी, अब तो है, जी, लेकिन तब नहीं बिल्कुल। थी। और ये जो प्राइवेट सेक्टर एडवर्टाइजिंग जो थी, जो कि प्राइवेट सेक्टर चूंकि बूम पे जा रहा था और मनमोहन सिंह की नीतियों का कारण जा रहा था, उस कारण से टेलीविजन के सेक्टर को बहुत ही मुकम्मल, कहते हैं, फाउंडेशन मिला इसका। जी जी, बड़े बड़े जो विदेशी ब्रांड थे वो हिंदुस्तान में आए और लोगों ने जो उनका इस्तेमाल करना शुरू किया, और धीरे धीरे लोगों को यह एहसास हुआ कि हम भी दुनिया के मैदान में, दुनिया के फील्ड पे हम भी खेल सकते हैं। और फिर धीरे धीरे भारतीय कंपनियां फैलती गई और पूरी दुनिया पर कई कंपनियां ऐसी हैं, भारतीय कंपनियां, जिन्होंने पूरी दुनिया के उद्योग मैदान पे अपना कब्जा जमाया है। टाटा है जैसे, तमाम और भी कई नाम है। तो ये सब शुरुआत वहीं से हुई थी सर, और उसका क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता ही जाता है। तो आज हम लोगों ने सर मनमोहन सिंह के बारे में बात की, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आज नहीं रहे हमारे साथ, पंचतत्व में विलीन हुए हैं आज। और आपने उनके उस पहलू की ओर ध्यान दिलाया जिस पर आमतौर पर आज बात नहीं हो रही है। तमाम चैनलों में, तमाम अखबारों में बातें तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन उनके इस पहलू को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। तो हमने कोशिश की कि आज उनके उसी पहलू पर बात की जाए, ताकि जो उनका योगदान सामाजिक रिफॉर्म में था उस पर भी एक प्रकाश पड़ सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हमारा दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आपके काफी अच्छे कमेंट हमें मिल रहे हैं, और हम अपने उनके आधार पर हम और आगे अपने कार्यक्रम भी ला रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आज आज समय देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।